हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल यूपी एग्जाम्स में। आज हम यूपी टेट का 2018 का पेपर वन सॉल्व करेंगे मैथ्स का। और आपको साथ साथ मैं क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, ये ओरिजिनल पेपर है, किसी बच्चे का पेपर है ये, ठीक है, उसकी स्कैन कॉपी है। देखो, ये है पेपर एग्जैक्टली, ठीक है। देखो, ये पेपर है, ठीक है। चलो, तो अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। टोटल 30 सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। अपने पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखो, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब चक्रीय चतुर्भुज देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए इस चक्रीय चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे हमें दे क्या रखा है। चलो, मैं इस फिगर में ही आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो, यहीं पे आपके पास भी ये पेपर ऑफलाइन होता है तो आपके पास भी आप ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो हमें दिया क्या है, सी ए क्यू दे रखा है। कितना दे रखा है भाई साहब? 70 दे रखा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल एंगल ए डी सी यानी कि एंगल ए डी सी यानी कोण ए डी सी बराबर कोण सी ए क्यू बराबर 70 डिग्री। और मैं ऐसा कह क्यों पा रहा हूं? उसका रीजन है उसका रीजन है एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या रीजन क्या है बेटा? एकांतर वृत्तखंड के कोण है ये दोनों, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया ये कितना है बेटा, 70, ठीक है। तो क्या तो क्या मैं अब चक्री चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जो कि होती है कि अपोजिट एंगल, ये क्या चक्री चतुर्भुज, देखो चक्री चतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट, जैसे ये पॉइंट सब जो सर्किल है, जो हमारा वृत्त है, उसकी परिधि को टच करें, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर इसमें से कोई भी एक टच नहीं करेगा तो उसको हम चक्री चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा कि इसके अपोजिट एंगल यानी आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो मैं वैसे तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, पेपर में तो तुम्हें डायरेक्टली लगाना है 70, 180 में 70 घटाओगे 110 ही आएगा, ठीक है। इस बच्चे ने भी बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा? एंगल हमसे क्या पूछा, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। ये एंगल की माप कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। डायरेक्ट बता सकते थे, ओरल सवाल था, बस मैंने पहला सवाल था इसलिए आपको इतना थोड़ा इलेबोरेट करके बताया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ से थोड़ी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो बेटा, इस तरह के सवाल को करने का एक एक तो आप करोगे बहुत ज्यादा लेंदी, मत कुछ नहीं करना भाई, जो दे रखा है वो समझो। क्या कह रहा है? 8 पेन का क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी। बराबर किसके दे रखा है भाई साहब? 6 पेन के एसपी के, यानी कि विक्रय मूल्य के। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मत करना, इन दोनों का रेशियो ले लो। अब इन दोनों का रेशियो लेने के लिए क्या करना है, सीपी और एसपी। यहाँ कितना है इसका कोफिशिएंट? 6, 8। इसको इधर लिख दो, इसका कोफिशिएंट यानी कि इसका गुणा कितना, 6, इसको इधर लिख दो। मतलब क्रॉस कर दे, समझ रहे हो? मतलब यहाँ 8 है तो एसपी के नीचे 8 लिख दो, यहाँ 6 है एसपी के साथ तो सीपी के नीचे 6 जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। कितना? 2 से काट सकते हो, कितने बार? 3 बार, ये 4। यानी कितने की वृद्धि हुई भाई साहब? 1 की। कितने पे हुई? बोलोगे 3 पे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 1/3। और हाँ, अब ऐसा मत करना कि इसको 100 से गुणा करो। 1/3 का मतलब बेटा क्या होता है? सीधा सीधा 33 सही 1/3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पहला। चलो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि देखो, एक टेबल याद करना। देखो, ये सवाल तो हमने कर दिया। मान लो इस तरह के और भी सवाल आएंगे, बहुत सारे परसेंटेज के सवाल आएंगे, तो आपको कैसे करने हैं, ठीक है। आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए जो मैं भी बनाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो, अगर हमें 1 दे रखा है तो 1 का मतलब भाई क्या होता है? वो होता है हमारा 100%। अगर 1/2 हो गया यानी वो हमारा हो गया 50%। अगर मैं बात करूं 1/3 की तो डायरेक्ट याद कर लेना क्या होता है, 33 सही 1/3%, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इसको 33.333%, ठीक है।
1/4 की बात आप जानते हैं कितना होता है बेटा, ये हो जाता है हमारा 25%। अगर 25% लिखा है तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिखूंगा, 1/4। 1/5 की बात करूं तो वो हो जाता है बेटा 20%। ठीक है, अभी क्यों होता है मैं यहाँ पे साइड में बताऊंगा आपको, अभी बहुत लास्ट टाइम चल रहा है ना आपका, तो बस जैसा मैं बता रहा हूँ याद कर लो आप। 16.66। अगर आप चाहते हैं इसका पूरा डिटेल्ड वर्जन तो कमेंट करके बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी। 1/7, ठीक है, 1/7 का मतलब होता है 14.28%। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1/8 की तो वो कितना हो जाता है बेटा, 12.5%। ठीक है, 1/9 की बात करूं तो वो बेटा हो जाता है 11.1111%। अगर 1/10 की बात करूं तो बेटा वो हो जाता है 10%। 1/11 की बात करूं तो वो होता है हमारा 9.0909 ऐसे परसेंट। ठीक है, 0909 आगे तक चलता रहेगा। 1/12 की बात करूं तो मैं, 1/12 कितना होता है बेटा, 8.33%। ठीक है, तो अभी हमने ये एक पूरी टेबल आपको याद करनी है। देखो दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करो उसको। अगर एक है तो वो कितना हो गया 100%, 1/2 है तो हो गया 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 मतलब 25%। ठीक है, 1/4 मतलब 25%, 1/5 मतलब 20%, 1/6 मतलब 16.66%, 1/7 मतलब 14.28%, 1/8 मतलब 12.5%, 1/9 मतलब 11.11%, 1/10 मतलब 10%, 1/11 मतलब 9.09%, 1/12 मतलब 8.33%। ठीक है, अब देखो तुमको लग रहा होगा ये कैसे याद होगा, भाई जब क्वेश्चन करोगे ना तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, तो आपको ये चीज ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब कुछ और होते हैं इनके अलावा, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, देखो 3/8%, 3/8। ठीक है, 3/8 मतलब बेसिकली क्या है, जो 1/8 है उसको 3 से गुणा कर दो, कितना आ जाता है बेटा, 3 से गुणा करने का 37.5%। ये बहुत बुझा जाता है, मतलब इसको अलग से मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आप याद कर लो। इसके अलावा बेटा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं 5/8, इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री। यानी देखो ये कितना, 3, 8 में से 3 गया बटा 5। ठीक है, यानी कि 5/8 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 100 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 62.5%। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में आगे भी बताऊंगा। अब देखो एक और होता है, जैसे 1/16, ये कितना होता है, 1/16 हो जाएगा 6.25%। ये भी ध्यान रख लेना, बस इतना ही आपको याद करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी याद नहीं करना। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत काफ़ी है, मतलब काफ़ी रहेगा ये आपके लिए। ठीक है, तो हमने ये सवाल किया, अब देखते हैं आगे कैसे सवाल है। ठीक है, इसका हम आगे भी यूज करेंगे, जहां जहां हमें परसेंटेज दिखाई देगा ये चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखो हम इसको ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 3/5 और 4/5 दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो अब इस पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, 10, तो हर को 10 बनाने के लिए नीचे और ऊपर 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 6/10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 8/10। तो देखो क्या ये 7/10, ये 6/10 और 8/10 के बीच में आ रही है, 7 जो है हमारा 6 और 8 के बीच में आता है, तो भाई साहब ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसको 30 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको अगर 30 बनाओगे तो क्या करोगे, कितना, 5 6 के 30 होता है, 6 से ऊपर गुणा करोगे, 6 से ही नीचे गुणा करोगे तो ये बन गया 30। 6 चौक ये 24 और 30, क्या ये बताओ 18 और 24 के बीच में 19 आता है, हाँ आता है, तो फिर ये भी नहीं होगा। अब देखो ये कितना है, 3। अब देखो इसमें डायरेक्ट एक में गुणा नहीं करेंगे, तो एक काम करो, यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, तो बेटा ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10/15। अब इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा करो, तो 3 से गुणा करो तो ये कितना बचेगा, 9/15, और ये कितना हो जाएगा, 12/15। ठीक है, तो बेटा 9 और 12 के बीच में 10 आता है, तो बेटा ये भी उत्तर भी नहीं होगा। तो आपके पास बचा एक ही उत्तर, यही आपका सही होगा। ठीक है, अब देखो फिर एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य 92 है तथा 8 पेंसिल 16 रबर का मूल्य कितना दे रखा है बेटा, हमें 68 दे रखा है, तब 24 पेन का मूल्य बताइए। अरे बहुत सिंपल है, देखो क्या करो, यहाँ पे 3 पेन, ठीक है, पेन को पी से लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल पी, और पेंसिल को स्मॉल पी से लिख रहा हूँ। ठीक है, और 4
रबर, ये टोटल बराबर बेटा कितना दे रखा है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना दे रखा है 92। अब हमें क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा 8 पेंसिल, 8 पेंसिल मतलब कि 8p, ठीक है, स्मॉल पी की बात कर रहे हैं, पेंसिल है ना ये, मतलब आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है यार, ठीक है। 16 रबर। अब देखो इसका दाम कितना दे रखा है आपको 68। क्या एक चीज देख रहे हो, इसमें 4 से गुणा कर दो तो ये सब कट जाएगा कि नहीं, 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 12p, कैपिटल पी, ठीक है। इसमें 4 से गुणा किया 2 में तो कितना आ जाएगा 8p, 4 चौके 16 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 92 × 4, ठीक है। एक काम करो 92 × 4 को कैसे करेंगे, देखो इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि 92 × 4 करना है ना, तो 9 चौके 36 यानी कि 360, 90 × 4 कितना हो गया 360, और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 होता है, 368 आ गया। अब बेटा घटा दो इसको, ठीक है, ये माइनस ले लो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो देखो ये सब तो कट जाएगा, ये सब कट गया, अपने पास क्या बचा माइनस का 12p बराबर 300 आ गया कि नहीं बेटा, बताओ आया कि नहीं 300। अब अपने को चाहिए कितना, देखो अपने को चाहिए कितना, माइनस का 300 बचेगा नहीं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अपने को चाहिए 24, तो 24 मतलब 2 का गुणा कर दो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा बेटा 600 रुपया, तो कितना उत्तर आ गया 600। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, जो दे रखा है बस उसको लिखो, फिर उसके बाद अब अपना दिमाग चलाओ कि भाई क्या चीज बना सकते हैं हम। देखो यहाँ क्या है, यहाँ 8p था, तो उसमें देखो 4 से गुणा कर दे तो बराबर हो रहा है, तो वही मैं किया, ठीक है, यहां से इस इक्वेशन को लिखा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, तो देखो 3 कोण दे रखे तो नहीं कर सकते है ना, बाकी सब केस में कर सकते हैं। अगर 2 कोण एक भुजा दे रखी तो कर सकते हैं, 3 भुजाएं दे रखी तो कर सकते हैं, 2 भुजाएं उनके मित्र का कोण दे रखा तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रख लेना बेटा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ, ठीक है। अब देखो यदि किसी आयताकार, अगला सवाल है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। देखो इस तरह के कभी भी सवाल आए ना, जब आपको 2 बार डिस्काउंट दे रखा हो या 2 बार परसेंटेज दे रखा हो तो कुछ मत करना भाई, सबसे पहले क्या करो, आप परसेंटेज की वैल्यू मेरे को पता है फ्रैक्शन में क्या होती है, 50 की 1/2, 20 की कितनी होती है 1/5, अभी बताया था जस्ट। तो क्या कह रहा है भाई साहब, बढ़ा रहा है, देखो 2 पे 1 बढ़ाएंगे तो पहले क्या रहा होगा 2, और 1 बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा 3। पहले कितना था बेटा, ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5 थी, और बढ़ के कितनी होगी बेटा 6, समझ रहे हो। यानी कि ये बात कर रहा है लंबाई की, वो बात कर रहा है चौड़ाई की। अब क्या बात कर रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, एल भी होता है ना क्षेत्रफल, तो गुणा करते हैं दोनों, कर दो, 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, कितना बढ़ गया बेटा 8 बढ़ गया। समझ पा रहे हो कितना बड़ा, 8 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 10 पे बढ़ा, ठीक है। तो अब निकाल सकते हो ये कितना होता है बेटा, अगर 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 से काट दो, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 80% आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 80% आ जाएगा, ये 10 बचेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 80%, ठीक है। तो कितना बढ़ गया बेटा 80% बढ़ गया, यानी कि तुम कैसे कह सकते हो उसको 4/5, कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया 4/5, समझ रहे हो। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप है। तो वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए 98.6 होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। लेकिन अगर नहीं पता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला बता दो, मान लो 37 या कुछ और होता तो कैसे करते। तो क्या करोगे बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस इंटू में 9/5 प्लस 32, क्या करोगे जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसको 5 से भाग करोगे और 9 से गुणा करके 32 जोड़ दोगे, तो क्या आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। अब देखो यहाँ कितना दे रखा है बेटा 37 × 9 और बट्टे में 5 प्लस में 32। अब देखो क्या करो, 5 से भाग करना है, तो देखो भाग ऐसे नहीं करते, भाग करने के लिए क्या करो, सिंपल ये जो दे रखा है ना, मैं क्या दे रखा है 37, इसको कर दो भाई साहब डबल, 37 का डबल कितना होता है 74, और उसमें सीधे हाथ से यानी कि राइट हैंड साइड से एक लगा दो पॉइंट, बस खत्म, कितना आ गया 7.4 इसका उत्तर आ गया, ठीक है, इंटू में 9 प्लस में 32, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9 × 36 के 6 हासिल के 3, 9 × 7 = 63 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 66,
प्लस में 32। अब तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए जोड़ना, 0.6 और कितना हो जाएगा 8 और 9। समझ रहे हो, ये किसमें आगे डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ऐसे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, यदि एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस 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 ऐसे चलता जाएगा, फिर 9 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 285। अब ये दे रखा है हमें, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से तुम्हें देख के ही पता लगना चाहिए क्या है बेटा। जब 11 का गुणा होता रहे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, समझ रहे हो। यानी कि ये क्या है बेटा, अगर इसको मैं लिखूं तो पॉइंट लगा हुआ तो यानी कितना, एक यहाँ से गिनो, एक दो तो यानी 2 जीरो, इसका स्क्वायर हो रहा है पहले, फिर उसके 22/100 का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरीके से ये चलता जा रहा है, कितना 99/100 का होल स्क्वायर इसका मान पूछा है। अब क्या एक चीज कर सकते हो, यहाँ से 11/100 कॉमन ले सकते हो भाई, 11/100 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा भाई साहब 1। इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो यहाँ से कॉमन लोगे तो ये देखो स्क्वायर चल रहा है ना, तो ये डबल है इसका, तो 2 का स्क्वायर आएगा भाई साहब, 2 मत लिखना गलती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो इसका मान ऑलरेडी हमको दे रखा, कितना दे रखा 285, और ये बेटा कितना हो जाएगा 11 × 11/100 ठीक है, ऊपर में कितना 285। अब पहले 5 से काट ही दो तो बढ़िया रहेगा, कितना आ जाएगा 20 बार जाएगा ये कितना बार जाएगा, 5×25 बचेगा 3, 5×7=35। ठीक है, बात हुई क्लियर। अब देखो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 भी गुणा मत करना, इसीलिए मैं तुमको कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इंटू में 100। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये 57 दे रखा है, तो देखो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों गुणा करेंगे, 11 में किस संख्या गुणा करते हैं आप जानते होगे ट्रिक, क्या करते हैं, ये दोनों संख्या को दूर दूर लिखो, कितना 5 और 7 आ गया, 5 और 7 का जोड़ करो कितना होता है 12 का 2, और हासिल का एक इसमें जुड़ जाएगा आगे वाले में, कितना 5 और 1 6, खत्म। कैसे करते हैं यहाँ बताता हूँ, देखो 11 × 57 था ना, 5 और 7 को ऐसे लिखा, बीच में जोड़ोगे 12, तो 7 ये आ गया, 12 का 2 हासिल का 1 6, ऐसे समझ रहे हो क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही अब इसको करेंगे, 11 से दोबारा से गुणा करेंगे और 20 × 100 में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा वक्त लगेगा सर, ऐसा वक्त वक्त कुछ नहीं लगेगा, बस करोगे तो आदत आ जाएगी। सबसे पहले 7 दे रखा, 7 लिख लो, 7 को अगले में जोड़ो, फिर कितना आ जाएगा 9। अभी 2 में 6 को जोड़ो, मतलब इसके आगे 2 है ना, 2 में 6 को जोड़ो कितना आ जाएगा बेटा 8। अब 8 यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 6 का 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और बटे में क्या कर सकते हैं हम लोग, 20 लिख सकते हैं। अब देखो ये 3 जीरो काट दो तो यहाँ पे ये पॉइंट लग जाएगा कि नहीं, अब बस कर दो भाई इसका आधा, कितना आ जाएगा 3 दशमलव कितना, 3 दशमलव, ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन आ जाएगा, समझ रहे हो, 3.44 कितना आ जाएगा 8 आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह राशि उसी ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसको करने का सिंपल तरीका है, यहाँ लिखते हो प्रिंसिपल, यहाँ लिखते हो अमाउंट, और यहाँ लिखते हो भैया इंटरेस्ट। तो देखो क्या कह रहा है हमसे कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि हमने लगाया कितना था 1 और अमाउंट हमें कितना मिल गया 2, तो इंटरेस्ट भैया कितनी मिली होगी 1, कितने साल में मिली 10 साल में। ठीक है, कितने साल में मिली 10 साल में। अब देखो हमें कितनी चाहिए, हमने लगाना तो है 1 है, और हमें चाहिए कितनी 3 गुनी चाहिए, तो इंटरेस्ट भैया हमें कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी, समझ रहे हो 2 की इंटरेस्ट मिल जाएगी। यानी कि एक इंटरेस्ट पाने में कितना समय लग रहा है 10, तो 2 इंटरेस्ट पाने में कितना लगेगा भाई साहब 20 लगेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 वर्ष। बात समझ में आई, लेकिन फिर से समझाता हूँ, अगर आपको इस तरह का कोई भी सवाल मिले ना, कि कोई भी राशि साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई साधारण ब्याज अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में दुगनी हो रही तिगनी हो रही है वो दे रखा है, फिर तुमसे पूछ रहा है कुछ और चौगुनी या 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, वो तुम ऐसे निकाल सकते हो। यानी देखो साधारण ब्याज का फंडा ये है कि जैसे 10 वर्ष में 1 गुनी हो रही थी, मतलब दुगुनी 1 आ रही थी ब्याज, तो 2 ब्याज लेने के लिए क्या है, इसमें कितने गुणा हो रहा है 2 का, तो टाइम में भी उतना ही गुणा हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो आगे देखो, अब यहाँ तुम्हें समझाने वाली बात है, यहाँ दिखाने वाली चीज है, चलो दिखाते हैं।
सबसे पहले एक 80 मीटर का व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो, इस तरह कभी भी सवाल आए ना, क्या पूछा हमसे, जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्गाकार पार्क है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा जो एक वृत्ताकार हम बना लेते हैं भैया, पार्क है, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमें खेल का मैदान बनाना है, बड़ा सा खेल का मैदान बनाएंगे, और वो भी हमारा वर्गाकार है, ठीक है। तो ये है आपका सवाल कुछ इस तरीके से। तो बेटा ये सवाल है आपका। अब हमें क्या दे रखा है, इसका जो ब्यास दे रखा है बेटा, ये जो ब्यास है ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है बेटा 80। यहाँ पे कोई इसका सेंटर होगा, ये कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, 80 मीटर। मान लो इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, तो यहाँ देखो ये क्या है, इसका डायगोनल यानी विकर्ण। अब तुम रिलेशनशिप जानते हो, डी बराबर √2a होता है कि नहीं, यानी कि विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। तो अगर भुजा की बात करूं तो कितना आ जाएगा, d/√2 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ से बेटा 80/√2 मीटर इसका हमें भुजा मिल गई कि नहीं। हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। लगा दो भाई सब, ए स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो कितना, 80 × 80, और √2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2, काट दो 40, 8 चौके 32, और उसके पीछे लगा दो 2 जीरो, कहानी खत्म। बात समझ में आई। तो आपको पेपर में ऐसा कुछ ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं। एक वृत्त में अगर हमारा अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्गाकार हमें मैदान चाहिए, तो उसका जो विकर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या हो। चलो देखो, पाई आलेख समझते हो पहले। पाई आलेख देखो, ये कोई सर्किल है, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर पे जो कोण बनता है ना, मान लो ये पूरा 240 था। अब ये 52 अंक का कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, वो देख लें कितना, ये टोटल कितना हो गया 240 के लिए, ये टोटल बेटा हो जाएगा 360, जानते हो। तो यानी कि 240 के बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 360। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड यार, क्लास आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ में करते हैं हम लोग ये सब चीजें, ठीक है। काट दो भाई 12 से, 12×3 = 36 और 12×2 = 24, यानी कितना हो गया, 3/2, ठीक है। एक के लिए, अब हमें कितने के लिए चाहिए, 52 के लिए चाहिए ना। निकाल लो कितना आ जाएगा, 3/2 × 52, 2 से काटोगे 26, और 26 का 3 गुना करोगे तो 2, 20 का 3 गुना करते तो कितना आता, 60 आता, और 6 का 3 गुना करोगे तो 18 आएगा। 60 और 18 कितना आ जाएगा बेटा, 78 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ पे कुछ बच्चों ने लगा रखे, ये यार किसी बच्चे का पेपर है, ठीक है। तो जो मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ ना, इसका वैल्यू जो आ रहा है वो है, ठीक है, जो मैं टिक कर रहा हूँ। पहली वाली कोई वैल्यू ऐसे प्री एज्यूम मत कर लेना, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखोगे तो चार सारी चीजें समझ में आएंगी। सवाल क्या कह रहा है अगला, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर क्या होगा। अरे भाई देखो क्या होता है, हम जानते हैं इसको बचपन से। p का मतलब कि गुणा होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। p%, और परसेंट लगाओ तो भाई साहब 100 से भाग कर दो, बराबर कितना दे रखा, 36 दे रखा है कि नहीं। अब देखो, ये बड़ा कॉमन सेंस सी चीज है, किसको इधर ले जाओ, p² बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3600 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 2 जीरो है तो एक तो 10 आ जाएगा इसमें, सीधी बात है। 100 का मतलब कितना होता है, 10, और ये 36 मतलब कि कितना आ जाएगा, 6। इसका होल स्क्वायर ही तो होगा ये, समझ रहे हो, 36, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 36 × 100 मतलब 3600। तो स्क्वायर से स्क्वायर काटो भाई सब, कितना आ जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा आपका, 60। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। इसने गलत लगाया था, 3600 नहीं होगा। अगला देखो, ये कितना दे रखा है बेटा, 2352 बराबर ये दे रखा है 2। अब क्या करना है, देखो यहाँ इस सवाल में क्या हमें करने, फैक्टर यानी गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का एक तरीका बताता हूँ, बहुत जल्दी कर लोगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है ना, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या है, 7। तो इसको 7 से विभाजित करके लिखो सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 7 से गुणा करोगे, 7 से किस में गुणा करोगे कि ये आ जाए, तो भाग कर दो 7 से इसका, कितना, 7×3 = 21, ठीक है, बचेगा 2, 7×3 = 21, बचेगा 4, 7×6 = 42। फिर से देखो 7 से कट रहा है क्या, 7×4 = 28,
पहले 1 में करके देखो, 7 चौके 28, बचेगा कितना, 5 बचेगा। ठीक है, बचत कट रहा है, यानी कि 7 की पावर 2 होता तो कितने बार जाता, 7 चौके 28, बचेगा 5, 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 7 चौके 28 और 7 अट्ठे 56। ठीक है, अब तो 7 से कटेगा नहीं, तो यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि देखो जेड की वैल्यू अपने पास आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब 48 को भाई साहब कैसे लिख सकते हो आप, 16 गुणा 3 लिख सकते हो कि नहीं, 16 3 48। समझ, जो जब चीजें ना प्रैक्टिस करो तो मेरे को आगे ध्यान में कि यार कि 48 का कितना होता है, 16 गुणा 3 होता है। तो चूंकि 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू, 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4, और 3 को 3 की घात 1। तो अब मिल गई हमें। तो देखो x की वैल्यू कितनी मिली, ऊपर से कंपेयर करो, 2 की पावर बता, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई यहाँ पे, देखो 3 की पावर कितनी है 1 है, और z की पावर बेटा कितनी आ गई 2। तो अगर इसकी वैल्यू निकालो x प्लस वाई प्लस जेड की, तो बेटा कितनी आ जाएगी, 4 + 1 + 2, यानी कितनी आ जाएगी बेटा, ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस बच्चे ने 8 लगाया है। किसी का पेपर है, ठीक है, मुझे पता नहीं किसका पेपर है, किसी बच्चे का जो पेपर दिया होगा उसका स्क्रीनशॉट है। 100 के समभाजकों की संख्या, अब देखो समभाजकों की संख्या बता रहा है यहाँ पे, इवन डिविजर्स। ठीक है, इवन डिविजर 100 के कौन से होंगे, पहले देखो डिविजर्स देखते हैं, भाजक देखते हैं 100 के कौन कौन से होंगे। भाजक कौन कौन से होंगे, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर देखो 4 से भी कट जाएगा, फिर 5 से भी कट जाएगा, फिर 10 से भी कट सकता है 100, 20 से भी काट सकते हैं, 25 से भी काट सकते हैं, 50 से भी काट सकते हैं, और 100 से भी काट सकते हैं। हमसे पूछा इवन, इवन डिविजर देखो, टोटल हमारे देखो कितने हैं, है ना, उनमें से हमें इवन निकालने, यानी कि सम निकालने। देखो 1 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा, तो कितना आंसर आ गया बेटा, 6। याद कर लेना यार ऐसे क्वेश्चंस को, तो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। अच्छा देखो, जब काटने के बाद दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन तो बराबर होगा ना, मतलब जो हमने जिसने मान लो 6 काटे, ठीक है, जो बड़े वाले का और छोटे वाले जितने भी हैं, छोटे वाले सबका मिलाकर बड़े वाले का बराबर ही तो होगा ना आयतन। तो हम क्या कर सकते हैं, B1 बराबर, यानी कि बड़ा वाले का आयतन बराबर कितना, n टाइम्स V2, यानी कि नंबर निकालना है हमें, तो बड़ा वाला का आयतन डिवाइड बाई छोटे वाले का आयतन। अब देखो इसमें क्या करना बेटा, क्या दे रखा है हमें, ये इसका आयतन कितना होता है, ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है घन का, ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। तो 15 का क्यूब और नीचे कितना बेटा, 3 का क्यूब, कितना आ जाएगा ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15/3, डायरेक्ट, तुम समझदार हो यार, ये चीज कर सकते हो, कितना आ जाएगा बेटा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मैं जानता हूँ कितना हो जाएगा बेटा, 125। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चल आगे देखते हैं। अब देखो ये है थोड़ा अच्छा सवाल, 3 की पावर 19 नवासी में 7 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं बेटा, उसको हम करते हैं टोसेंट मेथड से। ठीक है, टोसेंट मेथड क्या होता है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जैसे टोसेंट होता क्या है, टोसेंट की वैल्यू होती है कितनी, n इंटू 1/1 माइनस ये। मान लो अगर कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी अभाज्य संख्या है, प्राइम या फिर अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो जो उसका टोसेंट हो जाएगा ना, टी बराबर क्या होता है, अगर कोई संख्या n है, अभाज्य संख्या n है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, n-1। अब जो 7 तो अभाज्य है ना हमारी, तो इसका 7, टोसेंट ऑफ 7 कितना हो जाएगा बेटा, 6। बात समझ में आई। अब देखो ये टोसेंट रूल हमारा कहता क्या है, एक बार इस चीज को समझ लेना, दुनिया में कोई भी आपसे ये चीज पूछेगा ना, सिंपल क्या होगा, 2 सेकंड में निकाल लोगे। देखो अब हमें पता है 7 का टोसेंट क्या होता है, 6 होता है, तो ये जो इसकी पावर है, ये जो पावर है, कितनी पावर है, 19, ये इसको हम 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा देखो, 6×18, 6 से भाग कर रहे हैं, 6×18 बचेगा 1, 6×18, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, 9 उतार लेंगे, एक बार जाएगा, 6 कम 6 और बचेगा 3, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है, ये आ गया हमारा शेषफल।
शेषफल। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, जो शेषफल आया है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर जो शेषफल है, यानी जो बेस है, बेस कितना दे रखा 3, और जो शेष आया उसको उसकी घात में ले जाओ और बटे में 7। ये कितना जानते हो बेटा, ये कितना होता है बेटा, 27 होता है, 27 में 7। अब देखो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारा, वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। 7 या 21 होता है, 7 चौके 28, यानी कि 6 आपका क्या आ जाएगा बेटा, रिमाइंडर। अब कहोगे सर यहाँ से भी लिख सकते, ना बेटा, यहाँ पे इस केस में तो हो गया सेम, हो सकता है कोई और केस हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत कम समय लगेगा। देखो ये तो लिखना ही नहीं तुम्हें, ये तो दिमाग में होगा। तुम जो दे रखा है उसको 6 से भाग कर देना, 6 से भाग करने का मतलब सीधा सीधा जो रिमाइंडर आए, कितना रिमाइंडर आया, 3 आया, 3 आपका शेषफल आया, जो 3 आया इसको इसकी 3 की घात पे लगा दो, इसकी जगह हटा के पूरे को क्या लिख दो, 3 लिख दो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 की घात 3 मतलब कि 27, आप जानते हो 27/7। ठीक है, और जो दे रखा है उससे भाग दे दो, कितना, 7 से। तो 7 से भाग दोगे, 7 से 21, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 6। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बेटा, 6, यानी कि ऑप्शन 3। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है। ठीक है क्या दे रखा है बेटा, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है, 2160। बहुभुज की संख्या, भुजाओं की संख्या याद कीजिए। तो देखो अगर हम एक फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पे, जो अंतः कोणों का ये जो योग होता है ना, ठीक है, अंतः कोणों का योग, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अंतः कोणों का जो योग होता है बेटा, वो क्या होता है, n-2 × 180। ये ध्यान रख लेना। हमें कितना दे रखा है बेटा, 2160, और ये कितना दे रखा है, n-2 × 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 18 का पहाड़ा पढ़ दो भाई, कितने बार जाएगा, 18 एकम 18 बचेगा 3, 18 दूनी 36, यानी कि n-2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई मेरे पास, 12 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 14, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई बेटा, 14, ऑप्शन 1। ठीक है, बात समझ में आई। फॉर्मूला याद रखना, अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, 2160 दे रखा है। अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है, 2160। n-2 × 180, 0 0 काट देना। ठीक है, 18 का पहाड़ा पड़ोगे कितनी बार, 12 बार, यानी कि n-2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। अगला सवाल, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, ये ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक वो भी सबसे छोटा, यानी लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम। अब सबसे एक चीज जानते हो कि सबसे छोटी जो अभाज्य प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, वो कितनी होती है बेटा, 2 होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 2। ठीक है, अब दे रखा हमें ये, ठीक है, एक सवाल दे रखा है ऐसा, तो इसमें क्या करो, इसमें ना ये जो मिश्रित भिन्न कभी भी दे रखा हो ना, तो ये वाला जो पार्ट है इसको अलग अलग करके लिख लो सब में। देखो कितनी बार 1/2 है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो यानी कि 1/2 गुणा में 4, कितना आ गया बेटा, इसकी वैल्यू तो आ गई 2, और बाकी सबको जोड़ दो, तो ये कितना, 1 है, 1 और 11 कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको ऐसे रखो, 1, उसके नीचे 11, फिर 1 2 3, फिर उसके नीचे 1 2 3 4, यही है ना, जोड़ दो इनको, कितना आ जाएगा, 4, ये कितना 3, ये कितना 2, और 1, ठीक है, प्लस में 2, तो देखो कितना आ जाएगा, 1236 आ जाएगा आपका उत्तर, 1236। आगे समझ में, कभी भी मिश्रित भिन्न रखे हो ना तो इस तरीके से तोड़ लेंगे। 1/2 कितनी बार है बेटा, देखो 1/2, 1/2, समझ रहे हो, मतलब इसको ऐसे लिखा है मैंने, 1 + 11 + 111 प्लस 1 1 1 4 बार, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 के बराबर आ जाएगी, और ये वैल्यू बेटा कितने क्या आ जाएगी, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है, 1 2 3 4, दोनों को जोड़ दे कितना आ जाएगा, 1236। अगला सवाल देखो, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए एक कोई हमें कोई भी प्राकृतिक नंबर हो, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उसके लिए हमें ये जो स्टार ऑपरेशन है ना, इसका मतलब ये दे रखा है। तो क्या करो बेटा, ए की जगह 9 रख दो, और बी की जगह क्या रख दो, 10 रख दो। तो यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर माइनस में 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 100,
100 और 81, 181 में से 90 घटाओगे तो बेटा कितना आएगा? अब देखो 100 घटाते तो हमें कितना मिलता, 81 मिलता, लेकिन हमने क्या घटाया बेटा, 90 घटाया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 91। बात समझ में आती है? तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 91। अब देखो अगला सवाल है, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो इसका मान क्या होगा भाई? अब देखो क्या कह रहा है हमसे, नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर रहा है, वो जीरो नहीं होगा। तो एक चीज तो बात क्लियर है कि x और y के ये वाला ऑप्शन तो कट गया। दूसरी चीज, नॉन जीरो रियल नंबर की बात कर रहा है तो बेटा ऋणात्मक भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास, सिर्फ धनात्मक। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग वैल्यू लेके पुट कर सकते हो, जैसे एक बार x की वैल्यू 2 ले लो, फिर 3 ले लो, y की वैल्यू निकाल के देखो कि हमेशा वैल्यू कौन सी आएगी बेटा, पॉजिटिव। ध्यान रखना इस बात को कि x और y अगर हमारे नॉन जीरो रियल नंबर हैं, यानी कि शून्येतर वास्तविक संख्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब ये थोड़ा ना रीजनिंग वाला सवाल आ गया एक तरीके का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखनी है, एक चीज ये देखनी है कि ये किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो क्या मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, ये 3 और 4 को मिलके 7 बनना है, देखो इन दोनों को देखो 7 आ रहा है, और 6 और 1 का मान भी 7 होता है, मतलब दोनों को जोड़ने पर 7 आता है। यहाँ भी देखो वही चीज फॉलो हो रही है, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, 4 और 1 कितना होता है बेटा, 5 होता है, तो वही चीज यहाँ भी तो फॉलो होगी। 5 और 6 कितना हो गया, 11, और 4 और 7 कितना हो गया, 11, तो कितना ऑप्शन आ जाएगा बेटा, 11। चलो अगला सवाल देखते हैं, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a रेस टू दी पावर b 125, अब हम 125 जानते हैं बेटा क्या होता है, 125 क्या होता है बेटा, 5 का क्यूब होता है, यानी 5 का घन कितना होता है, 125। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई। अब हम उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि 3/3 की पावर 5 क्या होगा। तो एक बात समझ में आती है तुम्हें कि ये जो है 3, ये कुछ भी होगा, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो वही देख लेते हैं हम, इन सब का डिजिट सब निकाल लो, कितना आ गया ये, 3 और 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। ये भी हो सकता है एक ऑप्शन, इसको चेक करते हैं, ये कितना होगा, 2 और 4 6 और 1 7, ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, 6 और 7 कितना हो जाएगा बेटा, 6 और 7 होता है 13, ये भी नहीं होगा। ये कितना होगा, 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा बेटा, एक, ऑप्शन नंबर 1। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, विभाज्यता, बेसिकली विभाज्यता की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, उसी से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अगर 2 की बात की जाए तो आखिरी अंक आपका सम होना चाहिए, 3 की बात करी जाए तो उनका जो डिजिट सम है, यानी कि उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 की बात करें तब भी उनके डिजिट सम कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 की, तो हम बात करेंगे लास्ट 2 डिजिट की बात करेंगे कि लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर 8 की बात करें तो कितना, लास्ट के 3 अंक हमारे किससे विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 में कितना, 3 अंक, 4 में कितना, 2 अंक, लास्ट के देखते हैं। ठीक है, और 3 और 9 के लिए क्या देखते हैं, डिजिट सम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली, ये बेटा एक से वैसे एक फैक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वैसे 2520 होता है, ये मतलब एक तथ्य है, इसको याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, लेकिन इसको करते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। चलो एक दफा, 1 से लेके 10 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी आती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब एक चीज देखो, इन सब का क्या लेना है बेटा, हमें लेना है एलसीएम। तो एक बात समझ में आती है कि अगर इन सब में 2 4 और 8 को देखें तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 8। ठीक है, अब देखो 8 में 3 का भाग नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन अगर हम 3 लिख दें यहाँ पे तो 6 में भी नहीं जाएगा। तो हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, इन सबका मल्टीपल, 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा बेटा, 9 है। बात समझ में आती है, ठीक है, लेकिन इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा तो 7 लिख दो यहाँ पे, और फिर 5 का भाग नहीं जाएगा तो ये। तो इन सबको जब सॉल्व करोगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो 8 पंजे 40, ठीक है, 40 गुणा 9 7 63, निकाल लो, जीरो को जीरो लगा दो, 60 का 4 गुना करते तो 640, 240,
60 का 4 गुना कितना हो जाएगा 240, और 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा 12। तो 240 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 252। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, ये जो मैंने लगाया। वैसे ये फैक्ट है, इसको बात को याद रख लेना कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सबसे विभाजित हो जाती है ना, वो है 2520। निकाला कैसे, एलसीएम से। ठीक है, चलो देखो बेटा, अब ये है कैलेंडर का सवाल। 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पे गलती वाला पॉइंट क्या है बेटा, 61वां दिन नहीं पूछा हमसे, 61 दिनों के बाद। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है यार। के बाद कौन सा दिन होगा बेटा, 62वें दिन की बात कर रहा है, 62वें दिन की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, ऑड डे निकालेंगे। इसमें क्या निकालते हैं बेटा, ऑड डे निकालते हैं। ऑड डे कैसे निकालते हैं, जो 62 आया है इसमें 7 से कर दो बेटा भाग। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ से, 7 8 56 होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। बात समझ में आती है। तो यानी कि 6 आ जाएगा रिमाइंडर। ऑड डे कितने आ जाएंगे 6, और शुक्रवार का मतलब क्या होता है बेटा, वो होता है आपका 5। देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, संडे की जब हम बात करेंगे तो वो होगी 0, मंडे की जब बात करेंगे तो उसको डिनोट करते हैं 1 से। ठीक है, ट्यूसडे मतलब 2, वेडनेसडे मतलब 3, थर्सडे मतलब 4, फ्राइडे मतलब 5, और सैटरडे की बात करेंगे तो हो जाएगा 6। यानी फ्राइडे को हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से। तो बेटा ये 5 और 6 दोनों मिलके कितना हो गया बेटा 11। जब तुम इसे 7 से भाजित करोगे, भाग दोगे, तो बेटा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। उस 4 का मतलब क्या होता है बेटा, वही तुम्हारा दिन हो जाएगा। 4 का मतलब क्या होता है बेटा, बृहस्पतिवार या फिर थर्सडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। वैसे ही मैंने डेट निकालने के लिए एक तरीका बनाया था। चलो कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी वरना वीडियो। दिए गए चित्र, ये चित्र दे रखा है, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, यानी समांतर है ए बी और सी डी। तब हमें इसका मान ज्ञात करना है y माइनस एक्स का। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है, तुम इसको कॉपी में बस दिमाग में सॉल्व कर दोगे। तो किसी रेखा पर टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये हो गया 70। अब देखो ये इसके दोनों पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल है और एक तिर्यक लाइन है, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 70 ही तो आ जाएगी। समझ रहे हो, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। क्या लगाया मैंने, संगत कोण। संगत कोण, ठीक है। संगत कोण किन्हें कहते हैं, कि जैसे मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल है और बीच में तिर्यक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बेटा दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आती है। अब देखो इसी तरीके से ये एंगल पूरा टोटल कितना होता है 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60। तो उसी तरीके से हमारा x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। ये भी क्या है, संगत कोण। हमसे पूछा क्या है, y माइनस एक्स। 70 में 60 घटाओ बेटा कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, बात खत्म। चलो अगला देखते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने में 20% का लाभ प्राप्त होता है। अरे वाह, 20% की वैल्यू बेटा मैंने क्या बताई थी आपको, 1/5। याद आ रही है, यानी लाभ हो रहा है। यानी पहले चीज कितने की थी, 5 की, एक बढ़ा के बेच दी। कितना बढ़ा, एक बढ़ा है ना, 5 पे 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 6। तो इस 6 का मान बेटा तुम्हें दे रखा है कितने पर बेचना, यानी क्या दे रखा है हमें, कितने बेका, हमारे अनुसार होना चाहिए 6, लेकिन इसके अनुसार क्या है बेटा 390। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 390/6। निकाल लो कितना आता है बेटा, ये आ जाता है आपका 6×36 बचेगा 3, 6×5 30। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 की वैल्यू आ गई 65। तो बेटा 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 65। अब देखो इसमें गुणा नहीं करना, जब 5 का गुणा करने को कभी कोई बोले ना, 5 का गुणा करने को कभी कोई बोले, इसका कर दो जस्ट आधा। जब 5 से गुणा करना हो तो क्या करेंगे, संख्या का कर देंगे आधा। तो 65 का आधा कितना होता है 32.5, लेकिन जो दशमलव है हम वो नहीं लगाएंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा 325 का सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर कितनी होगी 65,000। चलो लिख लेते हैं, 60,000 से बढ़ के कितनी होगी बेटा 65,000। बात समझ में आ रही है, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, 60 किससे कट सकता है 5 से 12 बार, 5 से इसको काटेंगे 13 बार। यानी कि देखो
अब हमसे पूछा है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत पूछा है, वृद्धि कितने की होगी, 12 था पहले, कितना बढ़ गया, एक बढ़ा, 12 से बढ़ के कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, कितना बढ़ गया, एक बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 12 पे बढ़ा, गुणा में 100, बराबर बेटा कितना आ जाएगा, 4 से काट सकते हो तो ये 3 आ जाएगा, नीचे ऊपर कितना आ जाएगा 25, तो यानी 25/3 इसका सही उत्तर होगा। लेकिन इसमें सब क्या दे रखा है बेटा, मिश्रित भिन्न में, तो 8 दिया 24, तो 8 और बचेगा कितना, एक बचेगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं। जानते हो आप निश्चित भिन्न में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसमें बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 20 किलो चावल खाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, एमडीएच वाली चीजें सुनी है आपने, देखो, तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना हो गया बेटा, 20, 40 गुणा यानी मैन इंटू डेज डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, ऐसा फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ भी m इंटू डेज डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी, ये दूसरा केस है, ये हमारा पहला केस। ठीक है, सफिक्स मतलब ये जो मैंने सफिक्स लगाया है ना, इसका मतलब पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में बेटा 40 आदमी है, 30 दिन है, क्वांटिटी 200 है। दूसरे केस में बेटा 30 आदमी है, क्वांटिटी दे हमें पता नहीं, लेकिन क्वांटिटी हमें दे रखी 500, जीरो से जीरो काटो, ये 30 से 30 खत्म कर दो, तो बेटा कितना आ जाएगा, देखो ये कितना बचा आपके पास, 20 बचा। अब 20 में 5 से गुणा कर दो बेटा, 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। तो यही आपकी आ गई दिनों की संख्या। तो कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, एक समचतुर्भुजों के विकर्णों की लंबाई इतना इतना, वे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, देखो कैसा होता है रोम्बस, दिखाऊं आपको, देखो रोम्बस होता है बेटा, ये होता है आपका रोम्बस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रोम्बस होता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ये जो रोम्बस है, ये जो रोम्बस है, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को कब काटते हैं, कितने पे काटते हैं बेटा, ये काटते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। ठीक है, ये हमें D1 बोलो, इसको बोलो D2, तो एक रिलेशनशिप आती है, बाइसेक्ट करते हैं। देखो ये बराबर इसके होता है, और देखो ये बराबर इसके होता है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी यहाँ से लेके इस ट्राइंगल की बात करूँ, नाम दे दो उसको A B C और D, यहाँ पे O मान लो। अगर मैं ट्राइंगल OAOB की बात करूं, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। अब जानते हो यहाँ पर कितना बेटा, AB²। ठीक है, हमसे क्या पूछिए, भुजा, भुजा क्या AB तो है, और साथ में सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं, पता होगा आपको ये सब। ठीक है, तो रोम्बस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, चलो एक दफा पहले वो देख लेते हैं। रोम्बस यानी समचतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश में बाइसेक्ट करते हैं, यानी 90 अंश में बराबर भागों में काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जो उनका एरिया होता है यानी क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। समझ रहे हो, मतलब कि विकर्णों को, विकर्ण के गुणनफल का आधा होता है एरिया उसका। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से AOB में हमारे क्या निकालना है, भुजा की लंबाई निकालनी है। तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो AB का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ओ AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। अब ये तुम्हें पता ही है बेटा, ये कितना दे रखा है, ये आधा हो जाएगा कि नहीं, D1 हमें कितना दे रखा है, 16, 16 का आधा कितना होता है बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस दूसरा, ये कितना दे रखा है टोटल, ये दे रखा है 12, तो 12 का आधा बेटा कितना हो जाएगा, BU निकालना है ना सिर्फ इतना, ये दोनों बराबर, टोटल 12 है, तो 12 का आधा कितना होगा, 6, ये 64, ये कितना 30, 36, ये 64, ये 36, तो AB² बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 100, यानी कि AB बराबर बेटा लिख सकता हूँ 10। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, 4। तो आज के लिए बस इतना ही। ये टोटल हमने 30 सवाल इसके सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से आप इनको पेपर में भी कर सकते हैं। आगे भी मैं आपको इसका 2019 का पेपर कराऊंगा अभी मैं, ठीक है, इसके बाद 2019 का, फिर 2017 का, फिर जो भी पेपर है सारे मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर कुछ आपको लगता है कुछ और ऐड करना चाहिए इसमें, तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।